नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग अगले महीने राज्य का दौरा कर सकता है, जिससे चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की अटकलें तेज हो गई हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के 131 और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के 111 विधायक हैं। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और निर्दलीय शामिल हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल हैं। चुनावों को लेकर कांग्रेस 24 सितंबर को पटना में राज्य कार्य समिति की बैठक करेगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राज्य के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में वोट चोरी, अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने चुनावों से पहले मुफ्त बिजली, 10,000 से अधिक विकास मित्र और 30,000 से अधिक शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन देने जैसी कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महादलित बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नागरिकों को पत्र लिखकर मेड इन इंडिया उत्पादों को खरीदने और बेचने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकारों से उद्योग और विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने का भी अनुरोध किया। मोदी ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद खरीदने से भारतीय कारीगर, श्रमिक और उद्योग लाभान्वित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने आज से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों की भी सराहना की और कहा कि ये सुधार किसानों, महिलाओं, युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीब और एमएसएमई सहित समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट, बीमा और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुएं अब या तो कर मुक्त होंगी या सबसे कम 5% कर स्लैब में आएंगी। जीएसटी सुधार के तहत 4 स्लैब को समाप्त कर 2 दर संरचना लागू की गई है, 5 और 18%, जिससे नागरिकों को सीधे बचत का लाभ मिलेगा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर जीएसटी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2006 से 2014 तक लगातार 8 साल सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया था और वह थे नरेंद्र मोदी। जयराम रमेश के मुताबिक वही मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2017 में पलटी मारकर खुद को जीएसटी का मसीहा बताने लगे। उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, तब राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था, क्योंकि यह ना अच्छा था ना आसान, और नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को दूसरा बड़ा झटका साबित हुआ। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने 8 साल तक सुधार की बात नहीं मानी। बता दें कि रविवार को पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 22 सितंबर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू होंगे, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में अहम कदम होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे, आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं उसे छोड़ दीजिए। सारा दिन जितने विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। कर्नाटक में 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक नया जातीय सर्वेक्षण शुरू हो गया है, जिसे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण बताया जा रहा है। इसमें राज्य के लगभग 2 करोड़ घरों और 7 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा और इसके लिए करीब 420 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कांग्रेस सरकार का कहना है कि यह सर्वेक्षण पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाने और आरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के लिए जरूरी है। इसमें जाति, धर्म, आय, शिक्षा और सामाजिक स्थिति जैसी जानकारी जुटाई जाएगी। हर घर को यूनिक हाउस होल्ड आईडी और जियो टैगिंग दी जाएगी। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने सर्वेक्षण का विरोध किया है और इसे हिंदू समाज को बांटने वाला कदम बताया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह सर्वेक्षण वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और कांग्रेस को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की साजिश है। कांग्रेस नेताओं ने इसका जवाब देते हुए इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सर्वेक्षण के परिणाम कर्नाटक की राजनीति और सामाजिक ढांचे पर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने जाति आधारित रैलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जाति सूचक चिन्हों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही वाहनों पर जाति से जुड़े स्टिकर हटाने
और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र बंद करने का भी आदेश दिया गया है, सिवाय SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों के। अदालत ने ऐसी रैलियों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा था कि यह ताकत का प्रदर्शन और राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ है। इस फैसले से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ ही भाजपा की रणनीति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सभी पार्टियां चुनावों में जातिगत सम्मेलन करती रही हैं। समाजवादी पार्टी हाल ही में PDA यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पर जोर दे रही थी और पश्चिमी UP में गुर्जर सम्मेलन करा रही थी। अब सवाल है कि क्या यह आदेश सभी पर समान रूप से लागू होगा या राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार का यह ताज़ा निर्णय न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी अहम है। यह कदम समाज में जातिगत विभाजन को कम करने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास हो सकता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग राजनीतिक मकसद के लिए नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कई सवाल किए। उन्होंने लिखा कि और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इनमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान शामिल हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंसारिया की बेंच ने अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ देव पेश हुए। वकीलों ने दलील दी कि याचिकाकर्ता छात्र हैं और 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। साथ ही उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी पर भी नोटिस जारी करने की मांग की। हालांकि अदालत ने कहा कि वह मुख्य याचिका का ही अंतिम निपटारा करेगी। ये याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक नई खींचतान सामने आई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने 2022 में पिता को किडनी दान दी थी, अब पार्टी के अंदरूनी राजनीति से नाराज दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी को तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव के बढ़ते प्रभाव से परेशानी है। मामला तब शुरू हुआ जब 18 सितंबर को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें सवाल उठाया गया था कि बिहार अधिकार यात्रा की बस में सामने की सीट पर संजय यादव क्यों बैठे, जबकि ये सीट आमतौर पर लालू यादव या तेजस्वी यादव जैसी टॉप लीडरशिप के लिए मानी जाती है। पोस्ट वायरल होते ही रोहिणी ने सफाई में दलित समुदाय के नेताओं की तस्वीरें साझा की और लिखा, वंचित समाज को आगे लाना ही लालू यादव जी का मकसद रहा है। लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। 19 सितंबर को उन्होंने अपनी किडनी डोनेशन की पुरानी तस्वीरें डालते हुए लिखा कि जिनके हाथों में जान दांव पर लगाने का हौसला होता है वे ही सबसे बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने साफ किया कि मेरी कोई पद या राजनीति की लालसा नहीं, मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। 20 सितंबर को मामला और गंभीर हो गया जब रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपने पिता लालू यादव, भाई तेजस्वी, तेज प्रताप और बहन मीसा भारती सभी को अनफॉलो कर दिया। यानी चुनावी मौसम में लालू परिवार के भीतर दरार अब सबके सामने आ गई है। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद इसराइल को चेतावनी दी है कि वह वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से पर कब्जा ना करे। ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने BBC से बात करते हुए कहा कि इस मामले पर उन्हें चिंता है और उन्होंने इसराइल को सतर्क रहने की सलाह दी है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने रविवार को फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया, जो ब्रिटेन की विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकवाद को बड़ा इनाम देने जैसा है। वहीं ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेंगी, जहां फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा करेंगे।
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा और इस प्रयास का जवाब वे अमेरिका से लौटने के बाद देंगे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि जो नेता फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं वे आतंकवाद को बड़ा इनाम दे रहे हैं। इसराइली विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना जिहादी हमास के लिए इनाम के अलावा कुछ नहीं है। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि कोई भी आतंकवादी देश उनकी भूमिका पर थोपना असंभव है और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।